ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में अपने आ चुके हैं चैप्टर 4 यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, वी हैड स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में हमने पढ़ा था, चाहे वो हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, ये अलग अलग चीजों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, रीजन, हम लोगों ने पढ़ा था। आज का क्लास आपको अच्छा लगेगा सुन के, बड़ा ही सिंपल होने वाला है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, थ्योरी का बात कम होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मैं एक बात आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। नो नीड टू नोट एनीथिंग, जब नोट करना होगा मैं अपने आप ही करवाऊंगा, है ना। बच्चा लोग एक चीज देखो, आप लोग एक बात सब जानते हैं, अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज का डिमांड कम होता है, और अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उस चीज का डिमांड बढ़ता है। हर एक बच्चा अग्री करेगा। फिर से बोलूं, किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, चीज महंगी हो गई है तो उसका डिमांड गिरेगा, और किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है, चीज सस्ता हो गया है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। यह हुआ एक तरफा बात, एक तरफ की बात। अच्छा, सप्लाई की तरफ देखें आप अगर, तो कहानी कुछ और ही है। किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, किसी चीज का प्राइस घट रहा है तो सप्लाई घट रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर को मजा आता है बेचने में, एंड जब प्राइस घट रहा होता है सेलर को कम मजा आता है बेचने में, क्योंकि प्रॉफिट घट रहा होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं अभी तक बातें? ठीक है, तो अब सवाल है, इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, इसमें फिर बच्चे एक सवाल आ खड़ा होता है, तो सर कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर पहुंचा जाए? फिर से बोलूं, कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर अराइव करा जाए? हाउ डू यू अराइव एट इक्विलिब्रियम प्राइस स्लैश इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? सिंपल सवाल है। मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो लेवल होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे, आप लोग अगर स्टॉक मार्केट खोलो, स्टॉक मार्केट कैसे खोलते हैं भाई? आप लोग जो है, मैं आप सबको सजेशन एक दूंगा, बात कहीं और थी कहीं और जा रही है, बट एक सजेशन से स्टार्ट करेंगे और मैं अपने एग्जांपल को कंप्लीट करूंगा उस सजेशन से। 200-300 रुपया, 400 रुपया, ज्यादा नहीं बोल रहा, मेजोरिटी लोग के पास होगा 200-400 रुपया, मानते हो? अपने नाम से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मेजोरिटी लोग 18 हो गए हो। सर हरकतें तो पहले ही 18 की थी, अब जो काम है, एज जो है, एक्चुअल एज, वो तो 18 का भी हो गया होगा, लगभग लगभग वही हो गए। तो एक अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट आपको जहां खोलना है, ज़ेरोधा है और ऐसे बहुत सारी साइट्स है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, आप शेयर्स खरीद बेच सकते हो। अब आप एक डीमैट अकाउंट बना लो। अब मान लो महीने का आपके पास ज्यादा नहीं, 500-600 रुपया तो बचे, 400 बच रहा है, 500 बच रहा है, जो भी आपका बच रहा है, जितना भी अमाउंट आपका बचता है, आप वो स्टॉक मार्केट में डालो। अपनी एनालिसिस से पढ़ो बैलेंस शीट, पीएल। इसलिए नहीं कि आप पैसा कमाओ, इसलिए कि जब आपका 400-500 भी कहीं लगेगा तो आप कंपनी को पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे बैलेंस शीट और ये सब, तो नेचुरली अकाउंट्स और ये सब स्ट्रांग होने लग जाएगा। खैर, मैं जिस पॉइंट पर आ रहा था, स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, स्टॉक मार्केट का अगर मैं आपसे बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2200 रुपए का है, 2200 रुपीज का है। मतलब ये 2200 कैसे आया? उस मोमेंट पे डिमांड और सप्लाई तो इक्वल हो रहा था 2200 पे। अब इधर देखिए आप, जब प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड 60 यूनिट्स है, पर जो सप्लायर्स लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। जब प्राइस 1 रुपए है तब डिमांड 60 यूनिट्स है, तब डिमांड 60 यूनिट्स है, पर जब तब सप्लायर्स लोग ज्यादा खुश नहीं है, तो सप्लाई केवल 5 यूनिट का है। फिर से जब प्राइस 2 रुपया का हुआ तो डिमांड कम हुआ, डिमांड कम हुआ और सप्लाई बढ़ गया,
तो स्टूडेंट्स एक चीज नोट करिए आप, जब प्राइस बढ़ा तब डिमांड कम हुआ, पर तब सप्लाई बढ़ा। ये तो बात सच है ना कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। स्टूडेंट्स व्हाट यू विटनेस हियर इज, जब 2 रुपए की प्राइस पर आपने विटनेस किया, यू ऑब्जर्व्ड एट 2 रुपया का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई वेर इक्वल। एट 2 रुपीज का प्राइस डिमांड वॉज इक्वल टू सप्लाई। तो अब आप लोग समझिए, जो 2 रुपया का प्राइस है, उस 2 रुपए को प्राइस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और जिस क्वांटिटी पर वो इक्वल है वो कितने क्वांटिटी है, 35, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो क्लास इक्विलिब्रियम प्राइस है 2 रुपए एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है आपके 35 यूनिट्स। गेम ओवर, गेम ओवर। सो इक्विलिब्रियम प्राइस वाज 2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाज 35। तो जिस लेवल पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एग्जाम में आपको कोई डायग्राम बनाने नहीं बोलेगा, पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक चीज सिखा रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ अपने कॉपीज में बनाइए। फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको कोई डायग्राम बनाने नहीं बोलेगा, बट हियर मी आउट प्लीज। ये देखो, ये देखो, प्राइस क्वांटिटी, ऑल राइट, प्राइस और क्वांटिटी आ गया, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया डिमांड कर्व, ये आ गया सप्लाई कर्व। ठीक है, एक तरफ आया डिमांड कर्व, एक तरफ आया सप्लाई कर्व। अब स्टूडेंट्स एक बात को समझने का कोशिश करिए, अब स्टूडेंट्स एक बात को समझने का कोशिश करिए, वो क्या है, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। बच्चा लोग, डिमांड और सप्लाई किस लेवल पर इक्वल हुआ, इस लेवल पर इक्वल हुआ, मानते हैं आप लोग, मानते हैं आप लोग। यहां पे मैं इसको ज्वाइन कर दिया, यहां पे मैं इसको ज्वाइन कर दिया। इस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इस क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जरा बना लीजिए इतनी बात, जरा बना लीजिए इतनी बात। आगे बोलूंगा अभी कुछ, आगे बोलूंगा कुछ अभी। डन है, बना लीजिए, आई एम वेटिंग 1 मिनट। सर चलिए अब बात करिए, अब आप हो गया। अब इधर ध्यान देना, छोटा सा बात है, बहुत छोटा सा बात है। क्लास, अगर डिमांड बढ़ता है, अगर डिमांड बढ़ता है, इफ डिमांड इज इंक्रीजिंग, मेरा लैंग्वेज सुना तुम लोग क्या, मैंने क्या बोला, इफ डिमांड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिमांड होता है, तो एक बात बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी तय हुई है, जैसे इस सम में 2 रुपीज पर, वो तो तब जब इस डिमांड और इस सप्लाई पे ये है, पर जब डिमांड बदलेगा या सप्लाई बदलेगा, तो आपको क्या लग रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहना चाहिए कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी बदल सकता है, बदल सकता है। चलो, अब मैंने आपको एक केस दिया कि मान लो देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। आप लोग सबने डिमांड सप्लाई पढ़ा है। अगर इंक्रीज इन डिमांड है, कॉमन सेंस है कि डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये देखिए राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये आ गया नया डिमांड कर्व, ये आ गया नया डिमांड कर्व। यहां पर लिख देता हूं D1, यहां पे लिख देता हूं D1। सप्लाई कर्व ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड कर्व D1 हो गया। देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। अब स्टूडेंट्स एक बात को समझेंगे क्या, नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व अब कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर। सो बच्चे अब इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकलेगा। लेट्स कनेक्ट देम, कर दिया कनेक्ट। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या नोटिस करते हो, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया है
और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गया है। इंस्टीट्यूट ऐसे ही सवाल पूछता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो हमेशा एक बात को समझ लीजिए आप, हमेशा आप लोग ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई क्रिएट कीजिए, हमेशा ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई क्रिएट कीजिए, और उसके बाद उसमें इंक्रीज करना है तो राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कीजिए। सर क्या ये बिना डायग्राम के आप नहीं करा सकते? करा सकते हैं, पहले आपको कंफर्टेबल कर रहे हैं डायग्राम के, क्योंकि डायग्राम में सीधा आंसर मिलता है। तो क्या हुआ बोलो, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से, लिख लो, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से बच्चे इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर गया। देख लीजिए ना, ऊपर गया, कुछ भी मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी ऊपर गया, यानी बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ा। बराबर बात है? राइट सर, बातचीत बराबर है। राइट सर, बातचीत बराबर है। अब ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड के बाद आया नेक्स्ट बात, क्या बोलो, डिक्रीज इन डिमांड। क्या है बोलो, डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस है, क्वांटिटी है, ये रहा डिमांड कर्व। अब बच्चे ये है डिमांड कर्व, सही है, सप्लाई कर्व ये रहा। आपको कुछ भी बोले, आप हमेशा पहले कौन सा कंडीशन क्रिएट करोगे? ओरिजिनल कंडीशन, क्योंकि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। मानो तो भाई पहले तो कुछ रहा होगा, फिर ना डिक्रीज हुआ होगा, तो बना लीजिए फिर से ये ओरिजिनल कंडीशन। हर स्टूडेंट को बोल रहा हूं, बना लीजिए, बिना डायग्राम के भी कैसे सोचते हैं जवाब दे दूंगा। एक बार ये बना लीजिए आप लोग, आराम से बना लीजिए। क्लास, अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा बातचीत है, समझना मेरी बात को। ये तो डिमांड और सप्लाई यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल राइट। अब व्हाट डिड आई टेल यू ऑल कि देयर हैज बीन अ व्हाट, देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व यहां है, जब भी डिमांड डिक्रीज होता है, राइटवर्ड शिफ्ट चाहते हैं कि लेफ्टवर्ड जाते हैं? लेफ्टवर्ड। सिंपल है यार, क्या बात करते हो, जब भी डिक्रीज तो लेफ्टवर्ड, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई, और जब भी इंक्रीज तब राइटवर्ड, चाहे डिमांड हो या सप्लाई। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई टेल यू ऑल इज, ये देखो मैंने यहां इंटरसेक्शन लगा दिया, यहां मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया, आप लोगों को खुद से दिखाई देता है ये डिमांड 1 हो गया। तो आप लोग देखिए, एस और D1 यहां इंटरसेक्ट हो गया, तो भाई इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गया है। इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गया है। गेम ओवर, गेम ओवर, गेम ओवर। कोई भी टेंशन, कोई भी सवाल तो अभी पूछना पड़ेगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से नहीं है कोई डाउट। अंडरस्टूड है? राइट सर। अब सर आप बोला था कि आप हम लोगों को जो है बिना ग्राफ के भी बता देगा। एग्जाम में तो आपको बिना ग्राफ के सोचोगे तो जल्दी आंसर करके निकलोगे। देखो इधर, इक्विलिब्रियम कब है? जब ये बायां हाथ मेरा, बीआरएस में अकाउंट्स में ऐसा किए आप लोग है ना, वैसे ही है कुछ। ये मेरा बायां हाथ डिमांड है, ये मेरा दाहिना हाथ सप्लाई है। बायां हाथ डिमांड है, दाहिना हाथ सप्लाई है। देखो डिमांड और सप्लाई इक्वल है, चेक कर लो, चेक कर लो, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इक्वल है। अब व्हाट आई टेल यू ऑल, अब व्हाट आई टेल यू ऑल, ये देखो डिमांड और सप्लाई इक्वल है, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, देखो ना सप्लाई वाला हाथ ऊपर चला गया,
तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई। इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। बच्चे थोड़ा कॉमन सेंस सोचिए, आप लोग सेलर्स हैं, आपके पास स्टॉक ज्यादा बच रहा है, आप एक्स्ट्रा स्टॉक बेचने के लिए क्या करोगे? प्राइस गिराएंगे। तो जब भी मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो प्राइस गिरेगा। उल्टा कर दूं, ये डिमांड और सप्लाई है। डिमांड बढ़ गया, जो हम लोग किए थे फर्स्ट डायग्राम, डिमांड बढ़ गया। तो जब डिमांड बढ़ गया, ये सप्लाई नीचे पड़ा हुआ है, डिमांड वाला हाथ देखो ऊपर है, तो मार्केट में एक्सेस डिमांड है। मार्केट में एक्सेस डिमांड है, तो जब मार्केट में एक्सेस डिमांड है, जब भी किसी चीज का डिमांड ज्यादा होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा था। समझ रहे क्या? तो एक बात अपनी कॉपी में या अपने बुक में जो भी आप लोग कैरी कर रहे हैं लिख लीजिएगा, जब भी एक्सेस डिमांड है तब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है आपका वो बढ़ेगा क्लास। जब भी एक्सेस डिमांड है तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका वो बढ़ेगा क्लास। ओके, राइट सर। एंड जब भी एक्सेस सप्लाई है तब इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा क्लास। सर बात क्लियर है? बट सर वी हैव अ क्वेश्चन। मैं आपकी जगह होता तो फिर मैं अपने टीचर से पूछता कि सर आपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे कैसे इंपैक्ट होगा वो सोचना सिखा दिया। व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है वो आपने सोचना सिखा दिया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या? आ जाओ बताता हूं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या। आ जाओ बताता हूं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या। ये डिमांड वाला हाथ है, ये सप्लाई वाला हाथ है। डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ये देख लो मेरा हाथ देख लो, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इक्विलिब्रियम पे। अब जो होगा एवरेज में सोचो, क्वांटिटी पे जजमेंट सोचना है तो हमेशा कैसे सोचो? एवरेज में। तो डिमांड और सप्लाई का एवरेज यहां है। अब मान लो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई तो एवरेज बढ़ गया, डिमांड और सप्लाई का एवरेज बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया। अगर मान लो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई वही है, डिमांड बढ़ गया तो भी एवरेज बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया। सप्लाई घट गया, डिमांड वही है, तो ओवरऑल में डिमांड और सप्लाई का एवरेज गिर गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर गया। इससे इसी टेक्निक कोई नहीं बता पाएगा। कौन कौन समझ गया? यही पूछेगा ये लोग, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसे ये लोग परेशान करेगा तुमको। क्या तुम समझ पा रहे हो? सर हम लोग समझ पा रहे हैं। तो यहां यही सब बातें लिखी हुई है क्या? हाँ, एक चीज आप लोगों को दिखाते चलूं, एक चीज आप लोगों को दिखाते चलूं। ये देखिए क्लास, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब भी आप ऊपर रहते हो, आप लोग एक चीज देखो, जब आप ऊपर है मतलब ये इक्विलिब्रियम प्राइस है 15 रुपया पे आप, तब एक्स्ट्रा सप्लाई है क्योंकि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में देयर इज एक्सेस सप्लाई, देयर इज एक्सेस सप्लाई। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा चार्ज करोगे तो एक्सेस सप्लाई होगा, और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम चार्ज करोगे तो एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस डिमांड होगा। गेम ओवर, गेम ओवर। ठीक है सर। अब ये लोग कुछ भी पूछ ले, आप लोग को सब आता है, देखना चाहोगे? कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे। हाँ, ये देखना, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज तब क्या होगा? इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में ये पूछा है। सुनो, अब एक चीज समझो, हर बार तुम इक्विलिब्रियम में क्या होगा बता सको ये जरूरी नहीं है। इन्होंने क्या बोला? डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। अब एक चीज समझो, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, ये रहा मेरा हाथ डिमांड वाला,
ये रहा मेरा हाथ सप्लाई वाला, दोनों बढ़ रहा है। अरे भाई इक्वली बढ़ रहा है कि सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है कि डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, पता चला? तो जब ज्यादा कौन बढ़ रहा है नहीं पता लगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर हुआ पता लगेगा। लेकिन हाँ डिमांड और सप्लाई बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज तो बढ़ रहा है। तो यही लिखा है यहाँ पे, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टेन। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस में बदलाव तुम तभी बता सकते हो जब तुम एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई बता सको। एक्सेस डिमांड होगा तो तुम बोल दो प्राइस बढ़ेगा, एक्सेस सप्लाई हो तो बोलो प्राइस घटेगा। पर यहां पर तो बोला है बोथ इंक्रीज, अरे बोथ इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज थोड़ी बोला है। हाँ ऐसे बोल दे कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बाय 60%, सप्लाई इंक्रीजेस बाय 30%। अब समझ में आ रहा है डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ा है, एक्सेस डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा। अब बोल पा रहा हूं। एमसीक्यू है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये। लिख लो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट लिख लो और पीवाईक्यूज लगा लेना बगल में कि पीवाईक्यू है ये। हल्के में मत लो इसको, क्योंकि इनको पता है स्टूडेंट को ना अनसर्टेन बोलना नहीं आता, वो कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज मार्क करके आएगा। ये समझ लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस हर बार बदलेगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बराबर बात है एवरीवन, बातचीत बराबर है। राइट सर, अब इधर ध्यान दीजिए। लिख लिया ना? अब आप कुछ भी कर सकोगे, कोई भी सॉल्व कर सकोगे। इधर से यही क्वेश्चन आता है, इस एरिया से यही सब क्वेश्चन आता है। डू यू अंडरस्टैंड इट क्लास? राइट सर, बातचीत समझ आ गया है। राइट सर, बातचीत समझ आ गया है। अब ये एक क्वेश्चन है और सब कुछ क्लियर कर दूंगा एक क्वेश्चन में ही। आर वी रेडी क्लास? आर वी रेडी? इधर सुनिएगा। सबसे पहले ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये देखिएगा, यहां सोल्यूशन लिख दिया है गलती से इन लोगों ने, काट दीजिएगा। ये सोल्यूशन बोल के कुछ नहीं है, ये गलत है। सोल्यूशन है ये, काट दीजिए। हटा दो इसको, हटा दिया। चलो अब एक बात बोलो, चलो आ जाओ। आपको ये दिया हुआ है, अब अलग अलग पॉइंट्स का सवाल पूछेगा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको प्रेडिक्ट करना है। इधर देखो, डिमांड और सप्लाई का नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अज्यूम एक्स इज अ नॉर्मल गुड, एक्स इज अ holding everything else constant, everything else constant. Assume that income rises and price of factors of production also increases. क्या बोला? इनकम बढ़ गया और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी महंगा हो गया। What point in the figure is likely to be the new equilibrium price and quantity? हम बोले छोड़ दो, हमेशा हम किसके बारे में सोचने बोले हैं? ओरिजिनल। किसका? तुम लोग अभी ओरिजिनली कहां पर हो? मैं एक बार रेड से बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार रेड से बता दे रहा हूं। ये रहा ओरिजिनल सप्लाई और ये रहा ओरिजिनल डिमांड। बराबर बात है? ये रहा ओरिजिनल सप्लाई और ये रहा ओरिजिनल डिमांड। बराबर बात है? अब एवरीबॉडी यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अज्यूमिंग दैट इनकम राइजेस, बच्चे एक सिंपल सा बात, अगर इनकम बढ़ता है डिमांड कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है।
अरे ये अब नहीं पता हो तो कैसे बताऊंगा, बोलो। एक्स इज अ नॉर्मल गुड। अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। तो अगर ओरिजिनल डिमांड D1 था तो नया डिमांड D2 होगा, क्योंकि इंक्रीज मींस राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज मींस राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज मींस राइटवर्ड शिफ्ट। देखो मैंने राइट भगा दिया, D2 पर आ गया। किधर आ गया मैं? D2 पर। अब एक बात बताइए, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो राइजेस। अब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो महंगा हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो महंगा हो गया, अब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी महंगा हो गया तो एक बात बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई कम हो गया। तो अगर सप्लाई कम हो गया तो पहले हम लोग S1 में थे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की वजह से हम लोग कहां चले गए? S3 पर। ये आ गया S3। क्वेश्चन है अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या है? तो भैया कहां पे होगा? जहां पे S3 और D2 इंटरसेक्ट कर रहा है। S3 और D2 कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? अगर आप लोग को दिखता है ठीक से, देखिए मैं दिखा देता हूं, कलर चेंज करके बताता हूं। S3 और D2, ये रहा S3, ये रहा S3 और ये है D2। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पे। What point in the figure shows the new equilibrium price and quantity? 2 पर है। समझा पाए हम क्या? समझा पाए सर। अच्छा, केम ओवर। जब सेकंड केस आ गया तो आप वापस 1 पर आ जाओगे। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि आप 2 से सोच रहे हो। 2 तो यहां पे आंसर लिख लो, 2 लिख लिया। चलो आगे बढ़ता हूं, सब हो जाएगा प्रैक्टिस इधर। वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड Z। वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड Z। ठीक है, बढ़िया बात है। वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड Z। द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड, द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड, गुड Y डिक्लाइंस। समझो, Z का प्राइस नहीं डिक्लाइन हुआ, कॉम्प्लीमेंट गुड्स का Y का डिक्लाइन हुआ। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होगा तो Z का डिमांड भी तो बढ़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, साथ वाला गुड सस्ता हो रहा है तो इसका डिमांड तो बढ़ेगा। तो मैं D1 से D2 पे जा चुका हूं, मैं मेंटली D1 से D2 पे जा चुका हूं। मैं अब नहीं सोच रहा कुछ और, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर प्राइस कम होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। प्राइस कम हो, अरे कार और पेट्रोल, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे ना, डिमांड बढ़ेगा गाड़ियों का। तो जो भी है, अब मजे की बात है, एट द सेम टाइम देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ Z। मतलब सप्लाई S1 है, सप्लाई S1 है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब सप्लाई बढ़ेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांस है मतलब सप्लाई बढ़ेगा। S1 से कहां जाएगा? D2 और S2 कहां मिल रहा है? D2 और S2 कहां मिल रहा है? 7 पे। D2 और S2 मिल रहा है 7 पे। D2 और S2 मिल रहा है 7 पे। गेम ओवर, गेम ओवर। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया? सेकेंड पॉइंट भी खत्म, यहां बाजू में लिख दिया मैं 7। चलो बढ़िया, इधर तो 2 लिखा था शायद, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम बहुत हाई फाई बात कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ओके। ओहो, heavy rains in Maharashtra ja during 2005 and 6 wreaked havoc with the rice crop। heavy rains की वजह से राइस क्रॉप को जोर का मार झेलना पड़ा। तो बच्चे, जो राइस क्रॉप का सप्लाई है वो कम हुआ होगा कि बढ़ा होगा? राइस क्रॉप का सप्लाई कम हुआ होगा, सप्लाई लेफ्टवर्ड गया, S1 से S3 गया। What point in the figure is most likely to be the new equilibrium price and quantity? बड़े शातिर है इन लोग, डिमांड में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अरे क्या फ्लड आ गया तो क्या हम और चावल खाने लग जाएंगे या कम चावल खाएंगे? नहीं,
पर सप्लाई तो कम हो जाएगा ना, फ्लड या जो भी प्राकृतिक आपदा आई है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब S3। तो आज अगर आप लोग एकदम आराम से देखोगे, देखो तो आपको पता लगेगा 3 इज द वर्दी आंसर। इक्वल्स टू 3 हो गया, इक्वल्स टू 3 हो गया। Assume that consumer expect prices of new cars to significantly increase next year। समझिए, कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई गाड़ियों का दाम जो है ना वो नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा जोर से। फिर से पढ़ूं, कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइसेस ऑफ न्यू कार्स टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अगले साल। ठीक है भाई। अब कंज्यूमर्स को लग रहा है कि अगर गाड़ियों का दाम अगले साल बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा, तो वो लोग आज ही गाड़ियां खरीद लेंगे, वरना महंगा कौन खरीदेगा भाई। तो डिमांड कर्व D1 से हम लोग कहां चले जाएंगे, D2 पे। सप्लाई में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो ये है S1 और ये है D2। कहां मीट कर रहे हैं, 5 पे। क्या आप लोग समझ पाए क्या कि हम बहुत मुश्किल बात समझाए हैं? समझ में आई क्या बात? राइट सर, इतनी ही बातचीत है। फिर से रिकैप करा देता हूं, जैसे कि मैं अभी जब एमसीक्यू स्टार्ट करूं प्रैक्टिस करवाना आपको, तो आप लोग फिर वहां पर हेडेक में ना आ जाएं। ठीक है ना? एकदम सिंपली एक ही चीज बता रहा हूं, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया, मुबारक हो। डिमांड बढ़ता है तो इसका मतलब क्लास एक्सेस डिमांड है, सप्लाई बढ़ता है तो मतलब क्लास एक्सेस सप्लाई है। आप इक्विलिब्रियम प्राइस में बदलाव तभी बता सकते हो जब आप एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई बता सको। अगर नहीं बता पाओगे तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपका अनसर्टेन होगा। क्या होगा आपका? अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन होगा। हाँ, अब अगर एक्सेस डिमांड है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, और अगर एक्सेस सप्लाई है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस आपका घटेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा एक्सेस डिमांड के केस में और घटेगा एक्सेस सप्लाई के केस में। क्या मैं बहुत मुश्किल बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, आप ठीक ही बोल रहे हैं सर, समझ आता है आपका बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लेट्स गो हेड एंड फाइनली लेट्स गेट अ चांस टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एवरीवन, है ना? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, इन द टेबल गिवन बिलो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। दिख गया है ना? चलो अभी इधर ध्यान दे दो, अभी बाद में खोल लेना, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इधर ध्यान दीजिए, इन द टेबल गिवन बिलो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस वो होगा जहां पे डिमांड और सप्लाई मैच कर जाए। 700 पे कर रहा है क्या? डिमांड भी 700, सप्लाई भी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 4 रुपया। 4 रुपया लो, 4 रुपीज, 4 रुपीज है। आगे बढ़ते हैं, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेवेन्यू का सवाल, रेवेन्यू का सवाल है तो हम आपको सिखाएंगे, यहां पर सुनिएगा। देखिए, अज्यूमिंग दैट व्हेन प्राइस इज ₹20, जब प्राइस 20 रुपीज है तब क्वांटिटी डिमांडेड कितने यूनिट्स है भैया? 9 यूनिट्स। अच्छा, और जब प्राइस 19 रुपीज है, जब प्राइस 19 रुपीज है तब क्वांटिटी डिमांडेड कितने हैं बताइए? 10 यूनिट्स। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। अब आ जाओ, निकालता हूं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कितना है? 20 इंटू 9 कितना है बोलो? 180। 180 है, और यहां टोटल रेवेन्यू कितना है बताओ? 19 इंटू 10 यानी 190। अगर टोटल रेवेन्यू 180 से 190 में बदल गया तो रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 10 रुपए से बढ़ा। अगर 10 रुपए से बढ़ा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया? 10 आ गया।
मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया बताओ? 10 रुपए आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपए आ गया। क्या आप लोग को समझ आ रहा है क्या? सर समझ आता है। assuming that when price is 20, assuming that when price is 20 है ना, P1 20 है, तो quantity demanded is 15 units, and when price is 18, quantity demanded is 16 units. Based on this information, find out the marginal revenue resulting in increase in output from 15 to 16. अब समझिए बात को। 20 इंटू 15 कितना हो गया बताओ? 300 हो गया। और अगर 18 इंटू 16 बताऊं तो 18 इंटू 16 बताऊं क्या आ गया बताओ? 288। क्लास अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी पर गए तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है कि गिर रहा है? गिर रहा है। 288 यानी कि 300 से 288 यानी 12 रुपए से कम हुआ, यानी माइनस 12 रुपया, यानी माइनस 12 रुपया। देख लो, कोई दिक्कत है पूछ लो, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अंडरस्टूड है? हटाओ यहां से, निकलो इधर से। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए। Suppose a firm is producing at a level of output such that MR is greater than MC. What should the firm do to maximize its profits? मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, शायद आप लोग भूल गए हो। ये है मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन का। किसका बोलो? परफेक्ट कंपटीशन का। कुछ नहीं बोला तो परफेक्ट कंपटीशन ही मानो। ये है मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या होता है बताओ? यू शेप। बच्चे एक बात समझो, यहां क्या बोल रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब हम लोग डेफिनेटली यहां पर कहीं पर है। और हम लोग को एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होता है? यहां होता है, याद है? MC equals to MR when MC cuts MR from below. MC equal to MR and MC cuts MR from below, तब इक्विलिब्रियम आता है। Equilibrium is achieved when MC equals to MR and MC cuts MR from below. Yes or no? So अगर ये बातचीत है तो यहां पे मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिली क्या? और यहां मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस मिला क्या? आज अगर ये बात समझ आता है आप सबके, अगर आज ये बात समझ में आता है आप सबके, तो therefore क्या लिखा हुआ है? What should the firm do to maximize its profit? Options है do nothing, hire less labor, increase price या increase output। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इस आउटपुट में अभी थको मत, क्योंकि तुम अभी तक इक्विलिब्रियम में पहुंचे नहीं हो, और क्वांटिटी बनाओ जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचो। सोचना आना चाहिए। देखो भाई, समझ गए क्या? और ये तो पता है ना, मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। अभी तो किया, देखो ना, अभी तो कैलकुलेट किया था कि एक यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 180 था, 2 यूनिट पे 190, तो टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 10 से, एक यूनिट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन आउटपुट, बकवास। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, और भी बकवास। चेंज इन P इंटू क्यू, P इंटू क्यू रियल लाइफ में होता क्या है? टोटल रेवेन्यू। तो P इंटू क्यू क्या होता है? अरे आप कितना बेचे और कितने रुपए में बेचे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा ना। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एडिशनल आउटपुट, एकदम सही है, यही है मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन आउटपुट। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सपोज, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा ये सॉल्व करवाने में और ये समझाने में आप लोगों को, बढ़िया है। सपोज दैट अ सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, एंड इज इनकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 75,000, ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 75,000 है।
इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर ₹30,000 a ईयर, मतलब ओनर अपना काम सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं बोलो? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अरे कि आप कितना कमा सकते थे पर आप कहीं और ऑक्यूपाइड हो तो वो कमा नहीं पा रहे, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है यहां पर 30,000। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस नहीं करते, अकाउंट्स में करते हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी करते हैं। तो हमें 5,000 का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लॉस। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लॉस। ऑप्शंस क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है, बकवास। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 1 लाख, नहीं, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 1,05,000 है, हाँ या ना? ये भी गलत। इम्प्लिसिट कॉस्ट 25,000 है, नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट तो 30,000 है। फर्म इज इनकरिंग एन इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस ऑफ 5,000, इतना भी बोल पा रहा हूं। लॉस आ रहा है वो तो है ही, मैं तो इतना बता पा रहा हूं कि 5,000 का लॉस आ रहा है। अरे अंडरस्टूड है क्या? राइट सर। अभी 7th स्किप करेंगे बिकॉज अभी तक वहां पे नहीं आया है। एक्चुअली 7th वाला क्वेश्चन इज फ्रॉम 3rd यूनिट। 3rd यूनिट तो है ही नहीं, 2nd यूनिट तक किए हैं। ओके, ये किया हुआ अपने लोग का, ये किया हुआ अपने लोग का। देखो यहां पर, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो मैंने परफेक्ट कंपटीशन में बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में। यू हैव रेड इट और नॉट आई डोंट नो। मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बदलता है कि कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस में कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप लोग रिवाइज किए हो नोट्स तो आपको याद होगा, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहता है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट बायर्स और सेलर्स है। तो मेरे भाई सेम रहता है, तो ये है कर्व। तो ये क्या हो गया? इस शेप को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो लिख लो, शेप ऑफ डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज हॉरिजॉन्टल। लिखो, शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए आप लोग, इंस्टीट्यूट चाहे, आप इंस्टीट्यूट को हल्के में मत लीजिए। अब इंस्टीट्यूट चाहेगा ना, क्या करेगा पता है? इंस्टीट्यूट चाहेगा ना, वो क्या करेगा? वो बोलेगा हॉरिजॉन्टल, तो बच्चा रट के आया है। इंस्टीट्यूट हॉरिजॉन्टल की जगह लिख देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या आप लोग को अब दिक्कत आ जाएगा? ये तो रहा एक्स एक्सिस, इससे पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल है ना ये दोनों। चलो बढ़िया है, बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए और आइए इसको हल करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट्स कब आता है? जब MC इक्वल्स टू MR हो, जब MC इक्वल्स टू MR हो एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो हो। when MC equal to MR and MC cuts MR from below। तो स्टूडेंट्स इस गिवन सिचुएशन में, इस गिवन प्रक्रिया में हमारा MC इक्वल्स टू MR इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो, आई विल बी देयर टू हेल्प। मेरे हिसाब से क्लियर है, तो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic of a price taker, है ना? which of the following is not a characteristic of a price taker। price not a characteristic, price taker कौन है? perfect competition के firms। price taker कौन है? क्योंकि perfect competition में price फर्म्स नहीं डिसाइड करते, मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इस पर और भी बात होगा 3rd यूनिट में, बट फिर भी। तो परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में कौन प्राइस टेकर है बोलो? फर्म्स। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स के पास प्राइस डिसाइड करने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। अब टोटल रेवेन्यू तो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है हमेशा, एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज। और हमेशा एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग प्राइस बोलते हैं। पर नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व सही आंसर है, क्योंकि नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व तो, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व तो आपको
इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने मिलता है। तो यहां पर ये हो गया, क्योंकि प्राइस टेकर का जो डिमांड कर्व है वो तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर दिस, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, कुछ 11th वाले में कुछ इन लोगों ने कहा है, ऑप्शंस दिया है हमें, लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू काउंटर देम। 11th वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, 4 ऑप्शंस है, देख लो। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज फॉल्स। हाँ, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूडेड रहता है, मतलब इंप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है, तो ये सही है, सही है, सही है। इन लोग बोला जो सही नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हाँ, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आता है, इम्प्लिसिट भी आता है, पर अकाउंट्स तो सिर्फ एक्सप्लिसिट समझता है, अकाउंट्स इम्प्लिसिट नहीं समझता है। पर आप लोग आगे बढ़िए, इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। इसका रीजन क्या है, आप देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए आपने सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेस किया, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लेस करना पड़ा, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेस करना पड़ा, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट तो हमेशा कम होगा, ठीक है। आगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, गलत, ये मेरा आंसर हुआ, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कहां से आ गया भैया, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब देखो यूनिट 2 का एक और क्वेश्चन, देखो देखो देखो, विथ अ गिवन सप्लाई कर्व, मतलब सप्लाई में बदलाव नहीं आ रहा, डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई डिमांड, डिमांड कम हो गया तो सप्लाई ज्यादा हो गया, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई में इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा गिरता है, और अगर डिमांड गिरा है, डिमांड गिरा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी गिरेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिरेगा। अब ढूंढ लो, एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। काम आया क्या सर, काम आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13th वाला पे। हाँ, इट इज अज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी, ये बात सच है कि इकोनॉमिक थ्योरी में माना जाता है कि किसी भी फर्म का गोल क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, लिख लो ये बात, रिगार्डलेस ऑफ फर्म साइज और टाइप ऑफ बिजनेस, लिख लो ये बात, लिख लो, इट इज अज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट द अल्टीमेट गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द फर्म साइज एटसेट्रा। फटाफट नोट कर लीजिए। अरे अंडरस्टूड है क्या, राइट सर, आगे बढ़ो। हाँ ये अच्छा है, ये देखो 14th वाला मजा आएगा पढ़ने में। Assuming that consumers income and number of sellers in the market for good both decrease, अच्छा अगर कंज्यूमर इनकम गिरेगा तो डिमांड गिरेगा, और अगर सेलर्स लोग मार्केट से कम होगा तो सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों गिर रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पक्का गिरेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का एवरेज ही है इक्विलिब्रियम, तो दोनों गिर रहा है तो गिराओ दोनों को, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिरेगा। अच्छा, पर डिमांड और सप्लाई दोनों गिर रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या, क्योंकि डिमांड ज्यादा गिरा या सप्लाई गिरा पता, तो छोड़ दो फिर, तो अपना आंसर होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल
डिक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन को देखिए। इफ सप्लाई इंक्रीजेज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। डिमांड भी बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, पर ज्यादा जोश में कौन है? सप्लाई। तो सप्लाई ऊपर है, एक्सेस सप्लाई है। जब भी एक्सेस सप्लाई होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा। लेकिन इस बार ये पता है कि सप्लाई भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो गिर रहा है पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा। अरे क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ ही रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी राइजेस। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर एंड द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी हायर। कितना जल्दी हो रहा है, कैन यू विटनेस दैट? समझ आ रहा है? सर क्वांटिटी नहीं समझा। अरे भाई क्योंकि डिमांड और सप्लाई बढ़ तो दोनों ही रहा है। मैंने तो बोला एक भी बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट है तो भी बढ़ता, यहां तो दोनों ही बढ़ रहा है, तो ओवरऑल एवरेज तो बढ़ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, इसलिए वी आर प्रैक्टिसिंग ऐसा क्वेश्चन। आइए, assuming that in the market for good Z there is a simultaneous मतलब साथ साथ इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो मेरे भाई अगर डिमांड भी बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पक्का बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस का कुछ पता, क्योंकि कौन ज्यादा जोश में है पता नहीं है। ये देखो यही आंसर, एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्योंकि तुमको इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में कुछ पता, अगर दोनों बढ़ा या दोनों घटा है तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस को नहीं। हाँ ये बोल दिया कि ये ज्यादा तेजी से घटा है, जैसे लास्ट सम में देखो बोल दिया था कि बढ़ा दोनों है पर सप्लाई ज्यादा बढ़ा है, तो एक्सेस सप्लाई निकल आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। लेट्स गो एवरीवन। सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर्स इंप्रूव। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो पर्सनल कंप्यूटर का सप्लाई बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट मतलब सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है सर। सेम टाइम इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूज, सो देयर इज ग्रेटर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइज ज्यादा है मतलब डिमांड भी बढ़ गया। मतलब मुझे पता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, पर इक्विलिब्रियम प्राइस का कुछ पता नहीं है। तो क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि जहां जरूरत हो वहां आपका दिमाग ये भी बोले आपको कि भाई प्राइस बता नहीं सकते। आप लोग को आदत है हाँ बढ़ेगा घटेगा हम एक ही बताएंगे सर, वो मत करिए आप लोग। ये 18 19 अभी स्किप करा रहा हूं, है ना। हाँ 24th पर आइए। ये लोग ना बहुत शातिर लोग हैं, ये लोग आप लोग समझ नहीं रहे, ये लोग बहुत होशियार है। प्राइस टेकिंग फर्म, प्राइस टेकिंग फर्म मतलब जो फर्म खुद प्राइस डिसाइड नहीं करता। किस पर प्राइस टेकिंग फर्म मतलब किसका बात हो रहा है? लिख लो, प्राइस टेकिंग फर्म मींस परफेक्ट कंपटीशन। ये लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। प्राइस टेकिंग फर्म मींस परफेक्ट कंपटीशन। एमआर इज लेस देन प्राइस गलत, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। समझना चाहोगे ऐसा क्यों? सर हमने आपने लास्ट डे बताया था, भूल गए होगे, फिर याद दिलाता हूं। देखो प्राइस चेंज नहीं हो रहा, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, क्वांटिटी 1 2 3, टोटल रेवेन्यू 10 20 30। अब एक बात बताओ, जब आप कुछ नहीं बेच रहे थे तब टोटल रेवेन्यू कितना था? 0। जब आप 1 यूनिट बेचे तो कितना हुआ? 10। तो रेवेन्यू कितने से बढ़ा? 10। फिर से एक और यूनिट बेचे तो टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा? फिर एक और यूनिट बेचे, रेवेन्यू कितने से बढ़ा? प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर
मैं कहीं अगर स्किप करा रहा हूं ना, चाप मत लेना, थर्ड यूनिट इज द आंसर, है ना, थर्ड यूनिट इज ह्यूमंगस, बहुत बड़ा है। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज, हम बोले भाड़ में जाए एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है? प्राइस कर्व। प्राइस को आप किसके साथ प्लॉट करते हो? डिमांड के साथ, क्वांटिटी के साथ। तो अगर प्राइस को आप हमेशा क्वांटिटी के साथ प्लॉट करते हो तो कौन सा कर्व का बात हो रहा है? डिमांड कर्व का। अब ये याद रखना है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। लिख लो, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व, लिख लो, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। कॉमन सेंस है बट फिर भी बता रहा हूं, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व, लिख लीजिए, फिर बात करूंगा। डन है इतना बात? तो अगर इतनी बातें डन है क्लास, तो डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए, 36 यू कैन डू विथ योर करंट नॉलेज जो अपने किए हैं। 36 पर आ जाइए, इधर देखिए क्लास, इधर देखिए क्लास, आपको एक मार्केट दिया हुआ है, आपको एक मार्केट दिया हुआ है जहां लिखा है टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, हैव द फॉलोइंग मार्केट शेयर्स, विच मार्केट स्ट्रक्चर वुड बेस्ट डिस्क्राइब। तो इसका 18% 15% है, ये है ब्राइटर देन वाइट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 8 प्लेयर्स है मार्केट में। तो जब मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो? मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। अगर नॉर्मली पूछता ना टूथपेस्ट इंडस्ट्री, तो मैं बोलता टूथपेस्ट तो बहुत लोग बेचते हैं, तो मैं बोलता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमेशा एफएमसीजी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आंसर होता है। पर जब इन लोग ऐसे इंडस्ट्री बोल दिया कि भाई 6-7 ही प्लेयर है, तब तुम थोड़ी मोनोपोलिस्टिक बोलेगा, तब तो तुमको स्ट्रक्चर के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा ना। ये बढ़िया है। शटडाउन पॉइंट भी पढ़ाया था लास्ट डे, याद है? शटडाउन पॉइंट तब होता है जब आप अपने प्राइस से, जब अपने प्राइस से आप वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर सक रहे, तब आपको बोलते हैं कि भैया आप शट डाउन कर लीजिए, आपका शट डाउन का समय आ गया है। अ फर्म एनकाउंटर्स इज शट डाउन व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, गलत। व्हेन फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, गलत, गलत। व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस। अगर प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये कंडीशन भी मीट नहीं हो रहा है, तब देयर इज अ रीजन टू शट डाउन। लिख लो, अ फर्म एनकाउंटर इज शट डाउन व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। P इक्वल्स टू एवीसी। अच्छा, P इक्वल्स टू एवीसी शट डाउन पॉइंट है, ये लिख लो। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट अगर होता, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते, लिख लो ना साथ ही साथ, क्या पता एग्जाम में ये पूछ ले। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट पूछे तो ब्रेक इवन पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछे तो शट डाउन पॉइंट। हाँ, ये देखो 40th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th पर आ जाइए, इधर देखिए क्या है। व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर एक फर्म अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा, अनिकेत आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? शट डाउन, शट डाउन सिंस इट कैन नॉट इवन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इफ इट स्टेज इन द बिजनेस। लॉस तो फिक्स कॉस्ट का होना ही है, होने दे, एक्स्ट्रा तो मत कर। सर समझ आ रहा है बातचीत? सर समझ आ रहा है बातचीत? अब देख, टूथपेस्ट का क्वेश्चन आया, अब स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्या? नहीं। अब क्या पूछा? स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री क्या है? अब क्या बोलेगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको नंबर ऑफ सेलर्स पता है बहुत होते हैं। अगर इन लोग, अब बच्चा का क्या गलती है, मेरे को याद है 1-2 अटेम्प्ट पहले एक बच्चा था, सर ये यार इंस्टीट्यूट में बहुत गलती है, एक जगह टूथपेस्ट इंडस्ट्री ओलिगोपोली है, एक जगह टूथपेस्ट इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव है। आप बता दीजिए क्या है? उस बच्चे का गलती है, इंस्टीट्यूट का नहीं है।
मैंने बोला कोई भी एफएमसीजी हो, बिस्किट हो गया, चावल दाल, कुछ भी एफएमसीजी हो जाए, बिस्किट कुछ भी एफएमसीजी हो, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। पर अगर इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर में 6-7 फर्म ही दिया है, तब तो फिर वो ओलिगोपोली हो गया ना भाई। सर समझ आ गया। ये देखो 44 देखो आप लोग, अब हुआ ना बात। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को आप किसको किसको जानते हो बोलो? पेप्सी को, और है ही नहीं। बाकी बाकी सब तो इसके अंदर ही है। एक का तो और होगा, तो बहुत सारे फर्म्स है कि फ्यू है? फ्यू। अब बोलना ओलिगोपोलिस्टिक। अब बोलो ना ओलिगोपोलिस्टिक क्या है? व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स, कम सेलर्स हैं, तब ओलिगोपोली। और अगर एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है क्लास, ये वाला क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे अपने, है ना। एग्रीकल्चरल गुड्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था। एग्रीकल्चरल गुड्स क्लोज टू क्या है? परफेक्ट कॉम। रियल लाइफ में परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कोई एग्जांपल नहीं है, आप पूछेंगे हम नहीं बता पाएंगे। पर क्लोजेस्ट कौन सा है? एग्रीकल्चरल गुड्स। लिख लो, एग्रीकल्चरल गुड्स क्लोजेस्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एग्रीकल्चरल गुड्स डिपिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजेस्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। depicts characteristics closest to perfect competition. Closest to perfect competition. अंडरस्टूड है क्या स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड है क्या? तो इसके साथ हम लोग यहाँ डिस्कशन आज वाइंड अप करेंगे। यूनिट 2 एंड यूनिट 1 एंड 2 का प्रैक्टिस दोनों कंप्लीट होता है यहाँ पर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विथ यूनिट 3। गुड बाय एवरीवन।